वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और लास्ट क्लास में हम डिविडेंड इनकम के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो चलिए अब आज हम सेक्शन 9 के बारे में पढ़ेंगे। जो मैंने आपको बताया था सेक्शन 5 ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर रखा है। जो थोड़ा सा पढ़ाना है वो मैं आगे पढ़ाऊँगा उसके बारे में, ठीक है। तो सेक्शन 5 क्या कहता है? इनकम अक्रू और अराइज और डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया इज टैक्सेबल फॉर रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट बोथ, ठीक है। और रेजिडेंट में भी आर और एन ओ आर दोनों के लिए ही वो टैक्सेबल होगी, ठीक है। और अब जो हमने अक्रू और अराइज के बाद डीम टू अक्रू और अराइज पढ़ा था वो डिफाइन किया गया सेक्शन 9 के अंदर, ठीक है। कि भाई डीमिंग प्रोविजन लगा, डीमिंग प्रोविजन का मतलब होता है मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी कौन सी इनकम्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ये बहस नहीं चाहती कि भाई ये असेसी कहे कि भाई हमारा ये इंडिया की इनकम नहीं है। तो गवर्नमेंट ने लिख दिया लॉ के अंदर कि भाई आप मानो या ना मानो, आपको मानना पड़ेगा कि ये इनकम हम इंडिया में अक्रू हुई है, ये मानेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं ऐसी क्या इनकम होती है। स्पेशली ये केस सारे नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के केस में ऐसी दिक्कतें आती है, वरना और किसी केस में ऐसी दिक्कतें आती ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है। अब वो अमेरिका में जॉब करते हैं, वो अमेरिकन सिटीज़न है, ठीक है। अमेरिकन सिटीज़न भी और अमेरिका में ही जॉब करते हैं। अब मान लीजिए वो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में है। अब मान लीजिए इंडिया में उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, ठीक है। अब जो कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, वो इंडिया में मिस्टर ए को भेज देती है, ठीक है, कि भाई 9 महीने के लिए आप जाइए और वहाँ पे काम कीजिए, ठीक है। तो मिस्टर ए जो है वो इंडिया आ जाते हैं। कोई प्रोजेक्ट जो भी इनको करना है वो प्रोजेक्ट वहाँ पे असाइन कर दिया गया, वहाँ पे वो काम कर रहे हैं इंडिया में। अब 9 महीने मिस्टर ए ने इंडिया में काम किया, तो जो 9 महीने उन्होंने सैलरी कमाई, ठीक है, तो अब वो उन्होंने किस वक्त से कमाई? जो उन्होंने काम इंडिया में किया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इंडिया से रिलेशन किसी भी तरह बैठ गया तो इंडियन गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई जो आपने 9 महीने की इनकम इंडिया में आके कमाई है, ठीक है ना, तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। वो हम आपकी जो सैलरी आपने जो 9 महीने में कमाई है वो डीम टू अक्रूअराइज इन इंडिया मानी जाएगी, ठीक है। सेक्शन 9 में क्लॉज 2 ये कहता है, ठीक है। मान लीजिए मिस्टर ए ने 9 महीने में से 6 महीने काम किया और 3 महीने मान लीजिए उसने छुट्टियां मनाई, ठीक है। और पर कंपनी ने उसको 9 महीने की पूरी सैलरी दी, ठीक है। तो अब अगर मिस्टर ये कहे भाई मैंने 6 महीने काम किया तो 6 महीने की सैलरी होनी चाहिए, जो काम किया उसी के दिलोगे। पर रूल ये है कि अगर कंपनी 9 महीने की सैलरी दे रही है, वो छुट्टियों को भी कवर कर रही है, तो पूरे 9 महीने की सैलरी ही टैक्सेबल होगी, चाहे उन्होंने काम करने से पहले ही छुट्टियाँ ली हो या काम करने के बाद छुट्टियाँ ली हो। वो जितने महीने इंडिया में रहे उतने महीने की सैलरी जो उनको कंपनी ने दी है वो पूरी की पूरी सैलरी इंडिया में टैक्सेबल होगी, जितने टाइम पीरियड उन्होंने इंडिया के अंदर काम किया है, ठीक है। या फिर अगर छुट्टियाँ भी मनाई कुछ दिन, ठीक है ना, या मान लीजिए 6 महीने काम किया, 3 महीने छुट्टियाँ मनाई, 9 महीने की पर कंपनी ने सैलरी दे दी, तो 9 महीने की सैलरी जो है वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी मिस्टर ए की, ठीक है। चाहे भले ही वो फॉरेनर है, चाहे वो नॉन रेजिडेंट क्यों नहीं हो, ठीक है ना, क्योंकि वो डीमिंग प्रोविजन में आ गए, ठीक है। ये हुआ सेक्शन 9 का क्लॉज 2 कि सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, ठीक है। अब एक और देखते हैं। अगर मान लीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है,
और इंडियन सिटीज़न है, पर इंडियन सिटीज़न जो है वो आउटसाइड इंडिया जाके सर्विस देता है, ठीक है। तो क्योंकि इंडियन सिटीज़न है और इंडियन गवर्नमेंट उसको पे कर रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट कहेगी हम तो भाई इंडिया के ही है ना, ठीक है, तो इंडिया से ही आपका कनेक्शन हो गया। तो भले काम इंडिया में नहीं हुआ पर इंडियन गवर्नमेंट तो दे रही है पैसे, तो उस केस में भी गवर्नमेंट डीमिंग प्रोविजन लगाती है कि भाई ये इनकम भी हम डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया मानेंगे, ठीक है। बस अलाउंस और परक्विजिट्स जो होती है वो गवर्नमेंट एग्जाम कर देती है, बाकी की सारी सैलरी जो होती है वो टैक्सेबल होती है, ठीक है। जब मैं सैलरी पढ़ाऊंगा आपको तो उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा कि बेसिक सैलरी होती है, ठीक है, और परक्विजिट्स होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं और जो आपके बेसिक सैलरी होती है वो जो इंडिया का जो इंडियन सिटीजन ने आउटसाइड इंडिया जाके काम किया है और पेमेंट इंडियन गवर्नमेंट कर रही है उस काम के लिए, तो वो उन दोनों चीज़ों को बेसिक सैलरी प्लस आउटसाइड वो पोस्ट रिटायरमेंट अलाउंसेस, पोस्ट रिटायरमेंट जो बेनिफिट्स देती है, उन दोनों को गवर्नमेंट टैक्सेबल कर देती है, उसको माना जाता है कि वो इंडिया में कमाया गया है, ठीक है। तो ये आपका क्लॉज है सेक्शन 9 का क्लॉज 3, ठीक है, यानी कि सैलरी प्रोवाइडेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अब चौथी बात पे आते हैं कि भाई मान लीजिए इंडियन कंपनी है, अच्छा इंडियन कंपनी जो होती है वो ऑलवेज रेजिडेंट होती है। अभी रेसिडेंशियल स्टेटस हमने जो पढ़ा था उसमें हमने केवल रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल ही पढ़ा केवल, अभी उसके अंदर आपको HUF का और फर्म का और कंपनी का पढ़ाना शेष है, ठीक है, वो मैंने अभी होल्ड पे रखा हुआ है, वो मैं आगे टेकअप करूँगा, ठीक है। तो अब इंडियन कंपनी जो होती है, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट मानी जाती है, ठीक है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस ऑलवेज रेजिडेंट होता है, जो इंडिया में रजिस्टर हुई कंपनी तो उसका वो हमेशा ऑलवेज रेजिडेंट मानी जाती है। तो अगर इंडियन कंपनी अब डिविडेंड दे रही है, ठीक है, मैंने आपको बताया था डिविडेंड के बारे में, कल मैंने डिविडेंड चर्चा इसीलिए की थी कि भाई डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है ना, और वो अपने कंपनी में शेयर होल्डर्स को देती है। अब मैंने आपको शेयर मार्केट के बारे में बताया था, ठीक है ना, क्या होता है कि कंपनी ने शेयर मार्केट से पैसा उठाया, अपने IPO डाला, ठीक है, और पब्लिक ने उसको खरीद लिया। अब उसमें पब्लिक में इंडियन सिटीजन्स भी होते हैं, फॉरेन सिटीजन भी हो सकते हैं, कोई भी खरीद सकता है उन शेयर्स को, ठीक है। तो जब डिविडेंड देने की बारी आएगी तो जो भी जिसने भी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है ना, तो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में सबका नाम होगा। अब वो चाहे इंडियन सिटीजन हो चाहे फॉरेन सिटीजन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो डिविडेंड वो सबको देगी। तो जो अब फॉरेनर को भी कोई आउटसाइड इंडिया डिविडेंड जा रहा है ना, नॉन रेजिडेंट है, अब डिविडेंड जा रहा है, उसको कंपनी दे रही है, तो वो जो डिविडेंड इनकम उस फॉरेनर की होगी वो भी टैक्सेबल होगी इन इंडिया, क्योंकि उसको माना जाएगा इनकम डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया, ठीक है। जो इंडियन सिटीजन की है वो तो होगी, ठीक है ना, वो तो रेजिडेंट है ही, रेजिडेंट के केस के अंदर तो होगी इनकम अक्रू और राइज, ठीक है ना, ये तीनों के केस में होती है। अब डीम टू अक्रू और राइज के अंदर जो मान लीजिए फॉरेन में कोई बैठा है, मतलब कोई अमेरिका में बैठा है, उसने इंडियन किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, अब इंडियन कंपनी ने उसको डिविडेंड दे दिया, ठीक है, तो वो जो डिविडेंड दिया गया उसको डिविडेंड इनकम अक्रू और राइज इन इंडिया माना जाएगा उस फॉरेनर के लिए, और वो टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में,
ठीक है, तो ये है आपका सेक्शन 9 का क्लॉज 4 कि डिविडेंड इनकम डिविडेंड पेड आउटसाइड इंडिया बाय एन इंडियन कंपनी। ठीक है, तो उसको भी एक्रूअराइज इन इंडिया माना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।